नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। चलिए आज इतिहास के कुछ उन पन्नों को खंगालते हैं, जानने की कोशिश करते हैं जहां आपको अपने हिंदू होने पे गर्व होगा। वैसे तो हमारे इतिहास में अकबर द ग्रेट है, बाबर, सन्स ऑफ बाबर आपने पढ़ा है, और ना जाने ऐसे कैसे मुग़लों के लतीफ़ेबाजी आप अपने इतिहास की किताबों में पढ़ते रहें, और उन्हीं को पढ़ पढ़ कर आप ये मानते हैं कि पूरे भारत पर मुग़लों का 800 साल तक कब्जा रहा है। वो हमारे ऊपर शासन किए हैं। वो आक्रांता थे, आते थे, लूट कर छद्म युद्ध करते हुए चले जाते थे। लेकिन इतिहास के पन्नों में आपको कुछ इस तरह से पढ़ाया गया कि, और इतने लंबे समय तक पढ़ाया गया कि आप यही मानते हैं कि आप गुलाम है। दरअसल ये गुलाम आपको बनाने की साजिश नहीं थी, आपको मानसिक तौर पे गुलाम बनाने की ये एक सोची समझी साजिश थी, ताकि आप जिंदगी भर, जब तक आपके वंशज हैं, आप अपने आप को इन इतिहास के पन्नों को पढ़ पढ़ के गुलाम माने कि हम गुलाम हैं। हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, हम पुर्तगालियों के गुलाम रहे, हम मुग़लों के गुलाम रहे। मुग़ल हमें हरा कर चले गए, अंग्रेज हरा कर चले गए, पुर्तगाली हरा कर चले गए। लेकिन कुछ इतिहास अपने ऐसे अमिट छाप छोड़ जाते हैं कि चाहे उनके पन्नों को जितना फाड़ के फेंको, उनके शौर्य जो हैं हवाओं में भुले होते हैं, और वो खुशबू की तरह ऐसे बिखरते हैं कि जब जब आपके अंदर के खून उबाल मारती है तो वो इतिहास अपने आप आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है, आपके अंदर के खून में उबाल आता है, और आप अपने देश के उन आक्रांताओं को जब याद करते हैं, उनकी बुज़दिली भी सामने आती है, उनकी बर्बरता भी सामने आती है, और आपके शौर्य और संस्कार भी सामने आते हैं। कुछ ऐसे ही शौर्य, संस्कार, आक्रांताओं की बुज़दिली की कहानी वाले उस इतिहास के पन्नों को आज हम खंगालेंगे। बख्तियार खिलजी, तू सारी दुनिया को ज्ञान देने वाले, ज्ञान से प्रकाश करने वाले सबसे बड़े मंदिर नालंदा को जलाकर आया है। अब तू कामरूप की धरती पर आने की कोशिश कर रहा है। अगर तू एक और कदम भी आगे बढ़ता है, तेरे सिपाही एक सरहद को भी पार करते हैं, तो मैं माँ चंडी यानी कामेश्वरी यानी माँ कामाख्या की कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ कि जीते जी अपने आप में अग्नि की समाधि ले लूँगा। और ये किसने ये कसम खाई थी? ये थे राजा पृथु। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को आसाम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव अस्मिता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौज के फौजी लड़ने तो आए थे 12,000 होकर, और जिंदा बचे सिर्फ 100। जिन लोगों ने युद्ध के इतिहास को पढ़ा है वो जानते हैं कि जब कोई दो फौज लड़ती है तो एक फौज या तो बीच में हार मानकर भाग जाती है या समर्पण करती है। लेकिन इस लड़ाई में 12,000 सैनिक लड़े और बचे सिर्फ 100, वो भी घायल होकर। ऐसी मिसाल दुनिया भर के इतिहास में आपको संभवतः कहीं नहीं देखने को मिलेगी। जो सेना नायक था इस पूरी फौज का, वो भी घायल होकर मुंह छिपाकर भागा था। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के कई राजाओं को जीतते हुए असम की तरफ बढ़ रहा था। इस दौरान उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था और हजारों बौद्ध, जैन, हिंदू विद्वानों का कत्ल किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व के अनमोल पुस्तकें थी, पांडुलिपियां थीं, अभिलेख थे आदि सभी को वो जलाकर खाक कर चुका था। अब वो हादी खिलजी मूलतः अफगानिस्तान का जो रहने वाला था, और मोहम्मद गोरी वह
कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था। बाद के दौर का अलाउद्दीन खिलजी भी उसी का रिश्तेदार निकला। असल में हादी खिलजी यानी कि हादी खिलजी नालंदा को खाक में मिलाकर आसाम के रास्ते तिब्बत जाना चाहता था, यानी कि बख्तियार खिलजी वो अपने ऐसे मंसूबे पाले हुए था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब व सुदूर पूर्व के देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो खिलजी इस तरह से इस पर कब्जा जमाना चाहता था और अपने आप को, अपने उस खिलजी जो प्रोविंस था, जो डायनेस्टी थी, उसका विस्तार करना चाहता था। लेकिन उसका रास्ता रोके खड़े थे असम के राजा पृथु, जिन्हें राजा बिरथू के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक गुवाहाटी के पास दोनों के बीच युद्ध हुआ। राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में वो खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी को पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे। उनके आदिवासी योद्धाओं ने, यानी कि जनजातीय वनवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्छी और छोटी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी की सेना को पूरी तरह से और बुरी तरह से काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा। लेकिन आसाम के वो लोग जो जन्मजात योद्धा थे और वहाँ की एक एक परिधि को जानते थे, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और आज भी दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता है। अगर पूर्वोत्तर के लोग अपने पे अड़ जाएं और अपनी फतेह हासिल करना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। जज्बा उनके अंदर इतना मजबूत होता है। जब खिलजी भागने लगा अपने कुछ सैनिकों के साथ, तो उन भगौड़े खिलजी और उनके सैनिकों को पतले लेकिन जहरीले तीर से पीट दिया राजा पृथु ने। अंत में खिलजी महज अपने 100 सैनिकों को बचाकर जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्षमा याचना करने लगा। राजा पृथु ने तब उसके सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले ही जिंदा छोड़कर उसे घोड़े पर लाद कर कहा कि तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो भी मिले उसे कहना कि तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे राजा पृथु मिल गया। बस इतना ही कहना, लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। खिलजी रास्ते भर इतना इसकी बेइज्जती हुई, इतना इंसल्ट हुआ। जब वो वापस अपने ठिकाने पे पहुंचा तो उसकी दास्तां सुनकर उसके ही भतीजे जिसका नाम अली मर्दान था, उसने उसके गर्दन काट दिए। लेकिन कितनी दुखद बात है कि इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार का एक गांव है, एक शहर है, एक कस्बा है, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नाज करते हैं। वो बोलते कि अरे मैं तो वहीं का बख्तियारपुर का रहने वाला हूँ और भला मैं उसका नाम क्यों बदलने जाऊँ। खिलजी के वंशज, बख्तियार खिलजी के वंशज, मुगलों के वंशज नीतीश कुमार जी, आप उस गांव का नाम नहीं बदलेंगे तो आक्रांताओं की वो जो काली करतूतें हैं वो कैसे मिटेंगी। जो काले अध्याय होते हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, नासूर बनाकर पालना नहीं चाहिए, वरना वो घाव इतना बड़ा भकंदर बन जाता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो कीड़े आपके समाज के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। राजा पृथु के नाम से शिलालेख को भी आज हम ढूंढ नहीं पाते हैं। उनके कोई भी शौर्य गाथा आप इतिहास के पन्नों में नहीं पाते हैं। यही एक साजिश थी आपके शौर्य को मिटाने की, आपके पहचान को मिटाने की। इस साजिश में सभी शामिल थे। वो मुगल भी जो आक्रांता थे, जिन्होंने इस देश के एक बड़े समुदाय को कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया था। वो मुस्लिम लीग वाले भी जो पाकिस्तान चाहते थे और फिर पाकिस्तान बनाकर भारत में ही रह गए। हमारे वो चाचा भी, चाचा नेहरू जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें अपने शौर्य गाथाओं पे शर्म आती थी,
वो इतिहास के पन्नों में उसे जगह नहीं देना चाहते थे। अंग्रेजियत के गुलाम थे और अंग्रेजों के नाम पर इस देश को बेच खाने में भी वो शर्म नहीं करते थे, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर डालते थे। वो वामपंथी, भारत के वो विरोधी, देश और उनकी ताकतें, ये सभी भारत की शौर्य गाथाओं को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, इस देश की जिम्मेदारी है, अभी सरकार जो आई हुई है, जो भारतीयता की बात करती है, उसकी जिम्मेदारी है कि ढूंढ ढूंढ कर ऐसी शौर्य गाथाओं को लाएं, इतिहास के पन्नों के स्वर्णिम अक्षरों के साथ उनका प्रचार और प्रसार करें और जो वो आक्रांताओं का काला अध्याय है उसे खत्म करें। जो चीज़ आपके समाज को दूषित कर रही हो उसका मिट जाना ही अच्छा होता है। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की रोचक शौर्य गाथाओं, इतिहास के उन शूरवीरों की कहानियों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसमें वीरता है, जिसमें सौम्यता है, जिसमें संस्कार है, जिसमें ललकार है और जिसमें एक ऐसी शौर्यता है, एक ऐसे संस्कृति है जहाँ विजय भव के उद्घोष के साथ, जहाँ माँ काली अपना आशीर्वाद देती हैं और भोलेनाथ अपनी दृष्टि उन पे बनाए रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल न्यूज़ अड्डा इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हमारे लिए बूस्टर डोज होता है, और बेल बटन दबाइएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।